किसी भी कांड के पीछे 3 कारण होते हैं। नारियों के चलते युद्ध नहीं होते, लड़ाई नहीं होती, बल्कि वो खुद ही काल बन गई और पूनम और मुस्कान से कम निर्मम नहीं थी। अन्य जानकार आपके मोबाइल सर्चिंग की पोल खोल सकता है। ये भी खोजा कि अमेरिका में अमीरों के लिए जेल कौन सी है। साजिश के तहत अपने पति का कई बीमा करवा रखा था। जेल जाने के मामलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पीड़ा में अगर कोई सहानुभूति दिखा दे, कंधा दे दे, तो कोमल हृदय महिलाओं का बहकना स्वाभाविक है। कई घरों के बिखरने या टूटने के पीछे ससुराल और मायके का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी औरत की दुश्मन होती है। लड़की हो, लड़की की तरह रहो। तो बस पिताजी सरकारी नौकर हैं, अरे बहुत बढ़िया, जमीन इतनी, अरे बहुत बढ़िया, हो गया, इस घर में मेरी डोली आई है, अर्थी ही जाएगी। उसका एक ही कारण था, समझदार अंत तक प्रयास करती है। समय दीजिए, समय आपको अवसर जरूर देगा। एक दिन गुस्से में उसने पति से पूछ लिया कि मुझसे शादी क्यों की, ठीक है, और मुझसे उड़ने चली हो। मैं औरतों की नस नस पहचानता हूँ, विधवा बनने से डरती हूँ, इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो चाहती थी कि उसके मुंह पर कालिख लगे, जिससे उसके मायके वालों और ससुराल वालों के मुंह पर भी कालिख लग जाए। मेरे मंत्रों में वो ताकत है कि मैं तुझे उस नाव पर बिठा सकती हूँ जो प्रेम सागर पार करवा दे। सुख का सागर चाहती थी, लेकिन मिला विषैला नाला। वो प्रेम चाहती थी, मिला हवस मिटाने वालों का संग। जब उसके गोरे गोरे कोमल हाथ देखे, गोरे पैर देखे, तो मन ही मन बहुत खुश हुआ। इसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। तो बोली, क्या मेरे चलते घर छोड़ दोगे? खाना पीना, उठना बैठना, औरतों का संग सब शुरू हो गया। इतने में तो पति जो है छटपटाने लगा जैसे दौरा पड़ गया हो। ये सुना है उनका मुंह टेढ़ा हो गया है, अब तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते होंगे। आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का मेला लगा हुआ है। अच्छा, यही वो देवी हैं। खबरों पर नजर सबसे हटकर, चमकते शब्द जो दिल में उतर कर, बदलता समाज बन गया खाज, चाचा खोले सबके राज, अनोखा अंदाज बड़े निराले, आ गए चाचा बकैत अयोध्या वाले। राम राम भैया। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हालांकि बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि लड़ाई झगड़े यानी किसी भी कांड के पीछे 3 कारण होते हैं। मतलब इनकी जड़ में जाओगे तो यही 3 कारण होंगे, जड़, जोरू और जमीन। जड़, जोरू और जमीन का मतलब आपको अगर ना पता हो तो मैं एक बार बता देता हूं। जड़ का मतलब होता है धन संपत्ति, जोरू मतलब औरत या पत्नी, और जमीन मतलब जानते ही अपने गांव देहात के आधे से ज्यादा झगड़े और रगड़े इसी के पीछे होते हैं। लेकिन औरत के पीछे युद्ध हो जाते हैं। रामायण देख लो, जहां सूर्पनखा और माता सीता के चलते पूरा रामायण का युद्ध हो गया। महाभारत देख लीजिए, जहां द्रौपदी का दुर्योधन का उपहास उड़ाना इतना भारी पड़ा कि वो दुर्योधन के मन में घर कर गया। और जब भूत कीड़ा में उसने पांडवों को जीत लिया तो उसने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बिठाने के लिए कहा, और इतना ही नहीं, भरी सभा में उसके वस्त्र उतारने के आदेश दिए। मुगलों और राजाओं के समय पे भी इस तरीके के युद्ध होते रहे हैं, जहां महिलाएं उनके पीछे रही हैं। चाहे आप पद्मावती का उदाहरण ले लीजिए, पृथ्वीराज और संयोगिता का देख लीजिए, ऐसे ही कई आपको उदाहरण जो है मुगलों के और राजाओं के शासनकाल में भी मिल जाएंगे, जहां औरतों के पीछे युद्ध हो गए। लेकिन आज की कई नारियां तेजी से बदल रही हैं। अब ऐसी नारियों के चलते युद्ध नहीं होते, लड़ाई नहीं होती, बल्कि वो खुद ही काल बन गई हैं। और काल कैसे बन गई हैं वो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। लेकिन कहानी के अंत तक बने रहना, इस चर्चा के अंदर आपका अंत तक बने रहना इसलिए भी जरूरी है कि लास्ट में, अंत में चाचा आपको 2 ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिनसे आपको जिंदगी के एक नए रुख का पता चले। वीडियो की शुरुआत आज एक हाल के ही ऐसे फैसले से करते हैं। हालांकि मामला अमेरिका का है, लेकिन आपके समझने के लिए ये बताना जरूरी है। मतलब ये मामला अब देसी नहीं रहा, ग्लोबल हो गया है। इसलिए भी बताना जरूरी है कि किसी को ये ना लगे कि केवल भारत में ही महिलाओं की प्रवृत्ति बदल रही है। ये जगत व्यापी समस्या है। अमेरिका के यूटा राज्य से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। एक महिला ने अपनी पति की मौत के बाद किताब लिखी। खासतौर पर पति के मौत के बाद पत्नी और उसके बच्चे उस दुख से कैसे निपटे, उसकी वो इमोशनल स्टोरी से बहुत लोग प्रभावित हुए। लेकिन जब पति की मौत की जांच पूरी हुई तो उसकी जड़ में वही निकली। उसे हाल ही में जांच और केस चलने के बाद पति की हत्या का दोषी करार दिया गया है। और इस महिला और उसके पति से जुड़े कुछ वीडियो फोटोग्राफ देखिए, कैसा खुश परिवार था, इतना जिंदा दिल पति, कितनी शरीफ दिखने वाली, मासूम लगने वाली ये औरत। इसका नाम
कॉरी रिचिन्स है। इस महिला को कोर्ट ने उसके पति एरिक रिचिन्स की हत्या के लिए दोषी ठहराया है। और आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि वो सोनम और मुस्कान से कम निर्मम नहीं थी। महिला ने पति की मौत को सामान्य दिखाने के लिए मार्च 2022 में घर पर कॉरी रिचिन्स अपने पति को एक कॉकटेल ड्रिंक में फेंटेनाइल नाम की एक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियाइड होती है, यानी दर्द निवारक दवा, जो कि मार्फिन से भी कई गुना अधिक ताकतवर होती है, मिलाकर पिला दी। और वो भी एक नहीं, लगभग 5 गुना, जिससे एरिक रिचिन्स की मौत हो गई। ऐसा नहीं था कि महिला ने ऐसा पहली बार किया था, उसने पहले भी वैलेंटाइन के आसपास अपने पति के सैंडविच में फेंटेनाइल मिलाया था, लेकिन उस समय वो केवल बेहोश हुआ और उसको कुछ एलर्जी थी। मतलब एक तरीके का उसने वो एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि दूसरी बार पति की मौत के बाद उसने अपने आप को बेगुनाह बताते हुए कहा कि पति ने ही वो दवा लाने के लिए कहा था और उसने खुद वो दवा ली थी। लेकिन जांच के दौरान उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई, साजिश तार तार हो गई। आपको पता होगा कि आप अपने क्रोम में या यूट्यूब की हिस्ट्री को साफ कर देते हैं, तब भी उस हिस्ट्री को देखा जा सकता है। एक सामान्य जानकार आपके मोबाइल सर्चिंग की पोल खोल सकता है। फिर पुलिस तो पुलिस, जब उसने कॉरी के मोबाइल की जांच की तो उसे कई चौंकाने वाले सर्च सामने आए। उसके फोन में ऐसे सवाल खोजे गए थे: फेंटेनाइल की घातक मात्रा क्या होती है? अगर किसी को जहर दिया जाए तो डेथ सर्टिफिकेट पर क्या लिखा जाता है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है? और उसने ये भी खोजा कि अमेरिका में अमीरों के लिए जेल कौन सी है। अब इन सर्च हिस्ट्री को अदालत में महत्वपूर्ण सबूत के रूप में पुलिस ने पेश किया। फिर वैलेंटाइन वाला मामला भी जुड़ा तो बचाव पक्ष खुद ही पीछे हट गया और महिला को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चाचा, कारण तो यहां भी कुछ रहा होगा, नहीं तो बच्चा होते हुए कोई पत्नी अपने पति को मर्डर क्यों कर देगी? तो भैया, आपने हिंदुस्तान में दामाद के साथ ही भागने वाली सास देखी होगी। सोचो, खुद के होने वाली बेटी के पति के साथ भाग गई, ठीक है? तो भैया कोई बड़ी बात नहीं है पति का मर्डर, लेकिन सवाल वाजिब है कि वजह तो हर जगह होती है, तो यहां भी कोई कारण होगा। तो बिल्कुल यहां कारण था, और वो भी भारी भरकम। इस महिला का रियल एस्टेट का काम था, जिसके चलते भारी कर्जे में डूब गई थी। अब उसी समय इसका किसी दूसरे से अफेयर भी शुरू हो गया, तो फ्यूचर की प्लानिंग भी होने लगी। और आप जानकर हैरान होंगे कि इसने साजिश के तहत अपने पति का कई बीमा करवा रखा था, जिससे इसे लगभग $20 लाख रुपए मिलने वाले थे। और उसे ये गलतफहमी भी थी कि उसके पति के पास $40 लाख की संपत्ति है, जो मरने के बाद उसको विरासत में मिल जाएगी। मतलब ये पति को छोड़ना चाहती थी, उसकी संपत्ति को नहीं। ये बात तो थी अमेरिका के एक केस की, लेकिन आपको पता है कि स्थिति कितनी चिंताजनक है। शर्म, हया, लाज, शक्ति और सहन शक्ति का जो पर्याय माने जाने वाली नारी है, उसके चरित्र में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है, आप जानकर चौंक जाएंगे। ये केवल सोनम और मुस्कान तक सीमित नहीं है, या उन जैसे चर्चित मामलों तक। देश के हर कोने में, लगभग हर जिले में और हर तहसील में आपको कई ऐसी औरतें मिल जाएंगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि चाचा महिलाओं का चरित्र हनन कर रहे हैं, तो भैया चरित्र हनन नहीं है। सोनम और मुस्कान से जुड़ा आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देखिए, उसमें मैंने दोनों पक्ष बताए हैं, ठीक है? और यहां भी ऐसा पक्ष हो सकता है, लेकिन महिलाओं के अंदर बढ़ती हिंसा, क्राइम रेट में उनका बढ़ता हाथ चिंताजनक है। और ये बात हवा हवाई नहीं है। पुरुष तो राजा महाराजा के समय से संबंधों और अपराधों के पर्याय रहे हैं, लेकिन महिलाओं को ऐसी उम्मीद ना तब की जाती थी और ना अब कोई कर सकता है। अब अगर ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है तो उसके पीछे क्या कारण है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जरा तथ्यों पर नजर डालते हैं। अपराध और न्याय नीति अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों पर अगर नजर डालें, ठीक है, तो विश्व में 8 लाख से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां जेलों में बंद हैं। इनमें से कुछ हिरासत में ली गई हैं, कुछ विचाराधीन कैदी हैं और कुछ दोषी ठहराने के बाद सजा पाकर जेलों में है। हालांकि आंकड़ा पुरुषों के मुकाबले 10% भी नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जेल जाने के मामलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। साल 2000 से लेके अब तक का आंकड़ा देखें तो जेल में बंद महिलाओं और लड़कियों की संख्या में 60% से ज्यादा का उछाल आया है। और इसी दौर में अगर पुरुषों के जेल जाने की संख्या में उछाल की बात करें तो 25% है। मतलब पुरुषों के मुकाबले उनकी संख्या दुगनी है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो आपकी हैरानी और परेशानी दोनों बढ़ जानी चाहिए। ये देश जहां सांस्कृतिक चेतना में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है, जहां शक्ति, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में स्त्री भारतीय सभ्यता की आत्मा रही है, जहां भारत की सभ्यता में नारी को शक्ति, मातृत्व और देवत्व का प्रतीक माना गया है, जहां वेदों से लेके संविधान तक
महिला को सम्मान, समानता और गरिमा का अधिकार देने की बात की जाती रही है। जहां शासन प्रशासन ने महिला को सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी और सुरक्षा से जुड़े अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं उनके भलाई के लिए, वहां अपराध में महिलाओं की स्थिति विश्व की तुलना में ज्यादा गंभीर है। भारत में बात करें तो साल 2000 से लेकर पिछले प्रकाशित आंकड़ों में विचाराधीन और सजा याफ्ता महिला कैदियों में 160% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब विश्व की तुलना में बहुत ज्यादा। और पुरुषों की भी संख्या बढ़ी है, हालांकि उनका प्रतिशत 80% के करीब है। चौंकाने वाली बात है ना, सीधा दोगुना। लेकिन राहत वाली बात यह है कि अब भी भारत में महिला कैदियों की संख्या कई देशों से कम है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन, फिर ब्राजील, फिर थाईलैंड और फिर भारत। मतलब घुमा फिरा के 5वां या 6ठा नंबर है। लेकिन ये आंकड़े देश की आबादी और उसमें महिला पुरुष की आबादी पर आधारित है। इस हिसाब से भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, तो आबादी के प्रतिशत के हिसाब से कई अन्य देशों की तुलना में भारत पीछे ही होगा, कई देश और आगे होंगे। उसमें भारत में भी अगर हम बात करें तो महिला और पुरुष की आबादी के हिसाब से अगर संख्या देखी जाएगी तो महिलाओं की संख्या कम होगी, लेकिन जो प्रतिशत है वो तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, भारतीय जेलों में बंद महिलाओं के अपराध के कारणों की अगर हम बात करें तो दोषी महिलाओं ने ये कदम अधिकतर जो बताए हैं वो शराबी पति, बेरोजगार शराबी पति, गरीबी, पति का दूसरी महिलाओं के साथ संबंध, ससुराल वालों की प्रताड़ना, चरित्रहीन बहू जैसे तमाम कारणों से उठाए हैं। पीड़ा में अगर कोई सहानुभूति दिखा दे, कंधा दे दे तो कोमल हृदय महिलाओं का बहकना स्वाभाविक है। यही कारण है कि अधिकतर हत्या के मामले में किसी साथी के साथ मिलकर उसने ये काम किया है, और दहेज हत्या के मामले में तो ज्यादातर बंदी हैं। अब दहेज हत्या का मामला आप जानते हैं, हमारे देश में जहां सामाजिक ताना बाना गांव देहातों से ज्यादा जुड़ा रहता है, वहां होता क्या है, आपने देखा होगा कि कई घरों के बिखरने या टूटने के पीछे ससुराल और मायके का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर दोनों जगह समझदार लोग ना हो तो आपको ऐसे केस कई मिलेंगे जहां किसी एक पक्ष के दबाव के चलते परिवार का बिखरना तय है या वो बिखर जाता है। ऐसे केस में भी महिलाओं के रोल कई जगह सामने आए हैं, चाहे वो सास ननद हो, चाहे वो मायके में माँ हो, बहनें हो। इनके चलते भी परिवार में क्राइम जो है वो कई जगह बढ़ जाता है। आप जब पीछे से किसी को पुश करते हैं तो ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं, मन बढ़ता है। यही कारण है कि दहेज संबंधी केसों में कई महिलाएं भी बंदी हैं, चाहे वो बहू हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो ननद हो। और गजब की बात यह है कि कुल महिला अपराधियों में 90% से ज्यादा शादीशुदा हैं, केवल 10% ही अविवाहित है। आखिर ऐसा क्यों? हम लोगों के यहाँ आपने अक्सर सुना होगा, कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, चाहे घर के अंदर देखें या बाहर। रुकावटें और शोषण पैदा करने में कहीं ना कहीं उनका ही रोल ज्यादा होता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब गांव देहातों में आपने देखा होगा कई औरतें जो कभी बहू थी किसी समय पे, और उनकी जो इच्छाएं होती थी, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मेरे को यहाँ घूमने जाना, वहां करना, ऐसा करना, वैसा करना है, वही चीजें जब वो सास बन जाती है ना तो अपनी बहू की उनको अखरने लगती है। मतलब अपने समय पे उनको वो चीजें करने का मन था, लेकिन जब वो खुद सास की पोजीशन पे आ गई तो अब बहू को वही चीजें करने के लिए वो इजाजत नहीं देना चाहती है। तो ऐसे कारण भी हैं। वहीं अगर वर्किंग प्लेस की बात कर लें तो वहां पर भी आपको ऐसी महिलाएं या औरतें मिल जाएंगी जो अपनी सहयोग, पुरुषों से उनको उतनी टेंशन नहीं होती है, उनको अपनी सहयोगी महिलाओं से ज्यादा टेंशन होती है। उसको प्राथमिकता मिल जाए तो इनको दिक्कत, उसको काम में सहूलियत मिल जाए तो इनको दिक्कत। मतलब वर्किंग प्लेस हो या घर, दोनों जगह औरत औरत को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है। हाँ, बहुत अच्छे हृदय वाली हुई होती भी है तो वो शायद ऐसी छूट या ऐसी स्वतंत्रता दे दें या ऐसा सामंजस्य बिठा लें जिससे आपसी टकराव ना हो। नहीं तो अधिकतर कारणों में आप देखेंगे कि औरत ही औरत के पीछे है। अच्छा, अब टॉपिक पर फिर से आते हैं कि गुनाह क्यों बढ़ रहे हैं महिलाओं के। होता क्या है, सामाजिक दबाव, बाहरी तत्व, असमानताएं महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकार में बाधक बनकर उन्हें अपराध के लिए लोग प्रेरित करते हैं, एक महिला को विद्रोही बना देते हैं। अच्छा, इतनी गंभीर बात शायद आपको ऐसे समझ ना आए तो एक उदाहरण से समझाता हूं। लड़का हो या लड़की, बचपन से दोनों की महत्वाकांक्षा होती है, आगे कुछ करने की ललक होती है, लालसा होती है। दोनों में आपने शुरू से भेदभाव देखा होगा। लड़की हो, लड़की की तरह रहो,
उसकी महत्वाकांक्षा को सीमित करने से प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। फिर पढ़ाई से लेकर शादी तक जबरन थोपना भी कारण होता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि प्रतिक्रिया आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है। गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर लड़की की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है। मतलब उनके परिवार का जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से भी लड़कियों की प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। थोपी गई शादी, कष्ट सहने के बाद मजबूरी में फंसी औरत। हालांकि ऐसे मामलों में सबसे बड़ा रोल या सबसे बड़ा योगदान अगर मैं कहूंगा तो शादी करने वाले परिवार का होता है, मायके का होता है। आप शादी ब्याह करने जाते, कुछ करने जाते, हमने तो अपने गांव देहातों में उदाहरण देखे हैं कि आज भी कई जगह ये नहीं देखेंगे कि हाँ शादी करने जा रहे तो लड़का क्या कर रहा है, अपने पैरों पर खड़ा है, बोलचाल, बात व्यवहार उसका उससे मतलब नहीं है। बाप सरकारी नौकरी में है, ठीक ठाक जमीन है, 50 चीजें ये देख लेंगे, लेकिन लड़के पे उतना फोकस नहीं होता है। बस पिताजी सरकारी नौकर हैं, अरे बहुत बढ़िया, जमीन इतनी, अरे बहुत बढ़िया, हो गया। ये मतलब ही नहीं है कि लड़का पढ़ा लिखा है तो हाँ बस इतना पढ़ा लिखा है बहुत है, नौकरी कर रहा नहीं कर रहा उससे भी मतलब नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में जहां शादी थोपी गई हो, कष्ट सहने के बाद भी मजबूरी में फंसी औरत या तो आर्थिक स्थिति या पारिवारिक कारणों से चुप रहती है या अधिक विद्रोही कदम उठाती है। आजकल कई मामलों में आपने देखा होगा कि लड़कियां परिवार वालों से कोई बात नहीं मनवा पाती तो घर छोड़ देती हैं, हिंसक हो जाती हैं या जीवन खत्म कर लेती हैं। ये मैं ससुराल की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं उनके खुद के मायके की बात कर रहा हूं, उनके माँ बाप की बात कर रहा हूं। जहां माँ बाप उनकी बात नहीं मानते हैं तो वो हिंसक कदम उठा लेती हैं। कुछ मामलों में सीमित विकल्प के चलते प्रतिरोध ये उनको असंभव लगता है या अनैतिक लगने लगता है। तो इन दबावों को वो ये मानकर आत्मसात कर लेती हैं कि यही एकमात्र विकल्प है। जैसा कि पहले एक समय होता था कि इस घर में मेरी डोली आई है, अर्थी ही जाएगी। उसका एक ही कारण था, सामाजिक कलंक का डर और अपर्याप्त वित्तीय सहायता। अगर सामाजिक कलंक का डर ना होता और उसके पास पर्याप्त साधन होते धन के, तो वो उस समय भी नहीं रुकती। उस समय भी कई महिलाएं आपको ऐसी ही मिलती जिनके लिए डोली और अर्थी वाला फिलोसफी जो है वो बेकार की बात है। क्योंकि अधिकतर महिलाएं जो है पहले हाउसवाइफ ही होती थी, आज भी हाउसवाइफ होती है, तो आर्थिक सहायता का उनका कोई सोर्स बहुत बड़ा होता नहीं है। या तो मायके वालों से पैसे मिलते हैं या पति से ससुराल वालों से पैसे मिलते हैं। और दूसरा उनको सामाजिक कलंक का भी डर रहता था, ठीक है, या रहता है कि समाज में लोग क्या कहेंगे। और खासकर जब आपके बच्चे हों तो आपको और सोचना पड़ता है कि अपनी नहीं बच्चों की सोचो। बच्चों की सोच कर भी कई लोग ऐसे मामले जो है वो चुपचाप सह लेते हैं कि चलो वक्त है, धीरे धीरे बदल जाएगा। लेकिन आज के दौर में जब महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, कई अपने पैरों पर खड़ी हैं, तो ऐसे में निराशा, भावनात्मक अलगाव, बढ़ते विरोध के चलते प्रतिरोध करती हैं। समझदार अंत तक प्रयास करती है या अलग हो जाती है, और जो सोनम और मुस्कान जैसी होती हैं वो अपराध कर बैठती हैं। मेरा मानना यह है कि स्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, पढ़ी लिखी स्वतंत्र नारी हो या हाउसवाइफ, स्थिति अनुसार व्यवहार जरूरी है। तनावपूर्ण या अवसाद की स्थिति में अपने को दूसरी तरफ मोड़ो, बहस और संबंधों को बिगाड़ने से बचो, चुप रहना और आत्म मंथन करना शुरू करो। खुद पर और खुद में ध्यान दो। लोग यूं ही नहीं कहते कि रात के बाद सुबह भी होती है, दुख है तो सुख भी आएगा, समय सदा एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। तो आप अगर इन पर विश्वास रखते हैं तो समय दीजिए, समय आपको अवसर जरूर देगा। क्योंकि कोई दूसरा कंधा आपका फायदा उठा सकता है, आपको बरगला सकता है, आपको अंधेरे में ढकेल सकता है, लेकिन आपका भला नहीं कर सकता है। मैंने कहा था कि आपको दो छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा, वो इसी सिद्धांत पर है कि समय दीजिए, समय आपको अवसर जरूर देगा। मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है तो समाज में घटित हुई होगी और दोनों ही महिलाओं पर है। एक औरत थी, शादी के बाद पति थोड़ा रोबीला था तो वाद विवाद होता रहता था। एक दिन पड़ोसन के घर गई, वहां से उसने श्रृंगार उंगार कर दिया। लौट के घर आई तो पति ने देखा तो उसके चरित्र पे सवाल उठा दिया कि कहाँ गई थी बन ठन कर। धीरे धीरे ऐसे ही विवाद ज्यादा होने लगे। पति उसकी ओर ध्यान देता नहीं था। अब जवान औरत थी तो इच्छाएं थी, लेकिन दोनों के बीच ऐसी स्थिति हो गई कि वो यही चाहती थी कि पति घर पर ना हो, और जब घर पर रहता था तो उससे कटी कटी रहती थी और बोलचाल कम रखती थी। एक दिन गुस्से में उसने पति से पूछ लिया कि मुझसे शादी क्यों की। महान निकला, तंज में कह दिया कि घर संभालने के लिए और क्या भोग विलास के लिए। औरत बैठ गई, मतलब आपको नौकरानी की जरूरत थी, घर के लिए चौकीदार की जरूरत थी। उसने मन ही मन ठान लिया
कि काम धाम सेवा पानी सब बंद, चौकीदारी भी नहीं, नौकरानी भी नहीं। सोचा कि इन्हें मेरा सजना संवरना पसंद नहीं है, किसी से बोलती नहीं, कहीं आती जाती नहीं, फिर भी इनको मेरे ऊपर इतना संदेह रहता है। क्या मुझे अपनी इज्जत प्यारी नहीं है? मन ही मन उसने अपने मायके वालों को भी गालियां दी कि अपना बोझ उतारने के लिए मुझे इनके गले मढ़ दिया। अच्छा, एक दिन जागरण था कहीं, तो पति से बोली कि आज जागरण में जाऊंगी। तो पति बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो पति की सेवा नहीं करती हैं, पूजा पाठ और देवताओं के दर्शन से उनको पुण्य नहीं पाप लगता है। ठीक है, और मुझसे उड़ने चलियो, मैं औरतों की नस नस पहचानता हूं। और भड़क गया उस पर। ठीक है, अब जब भड़क गया तो बीवी भी भड़क गई, दोनों बोलना चालना जो थोड़ा बहुत था वो भी बंद हो गया। अब इस बीच इसका पति बीमार पड़ा, कमरे में पड़ा रहता, कराता रहता, लेकिन ये पास फटकती भी नहीं। बाहर बैठकर मन ही मन सोचती कि क्या विधवा बनने से डरती हूँ, इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। खैर भगवान ने विधवा बना ही दिया। बेटे ने अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन बढ़िया सच संवर कर रहती थी। सिंदूर पहले भी नहीं लगाती थी, अब भी नहीं लगाती थी, लेकिन मन में अभी भी वही खुलापन की चाहत थी। ठीक है, जिंदगी दूभर हो गई। अब घर में पहले से ही माहौल ऐसा बना दिया था कि लोग बोलते चालते नहीं थे। तो अच्छा, पहले कम से कम पति से नोकझोंक हो जाती थी, रहती थी परिवार में, पति से नोकझोंक होती थी, बोलचाल कभी कभार हो ही जाती थी। लेकिन अब तो घर के अंदर गैरों जैसी हो गई, घर काटने को दौड़ने लगा। मन ही मन फिर मायके वालों को कोसने लगी, पति को कोसने लगी। मन इतना चंचल हो गया कि ना निंदा की चिंता रही ना भय। बार बार मन में उसके गलत संबंधों की ललक उठने लगी। वो चाहती थी कि उसके मुंह पर कालिख लगे, जिससे उसके मायके वालों और ससुराल वालों के मुंह पर भी कालिख लग जाए, जिन्होंने उसे इस स्थिति में पहुंचाया। बस एक रात वो निकल पड़ी घर से। कुछ दूर अंधेरे में गई तो सन्नाटे में उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर गई तो उसे अंधेरे में एक बुढ़िया दिखाई दी, बढ़िया सफेद साड़ी में। तो पहले तो डर गई कि चुड़ैल तो नहीं है, लेकिन जब पास आई तो देखी बुढ़िया। उसने पूछा इतनी रात में कहाँ? तो इसने भी गुस्से में कह दिया मरने जा रही हूं। बुढ़िया ने कहा कि अभी तो तुम्हारे नसीब में बड़े बड़े सुख भोगने हैं। तो औरत ने कहा नसीब की लिखावट पढ़ लेती हो क्या? तो बुढ़िया बोली बेटी ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए हैं, तुम्हारे अच्छे दिन आ रहे हैं। इस बुढ़िया की बदौलत जो नदी में कूदने जा रही थी, आज वो फूलों की सेजों पर सो रही हैं, और जो जहर पीने की इच्छुक थी, आज वो दूध से कुल्ला करती हैं। इसलिए रात में निकलती हूँ कि दूसरों का उद्धार हो सके। बाकी अपने पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। पता क्या चाहिए? धन संतान, वो मंत्र बता दूंगी जिससे मिल जाए। औरत बोली कि मेरी इच्छा तुम्हारे बस की बात नहीं है। बुढ़िया बोली कि मैं जानती हूं तू धरती पर स्वर्ग वाला आनंद चाहती है, प्रेम की प्यासी है। मेरे मंत्रों में वो ताकत है कि मैं तुझे उस नाव पर बिठा सकती हूँ जो प्रेम सागर पार करवा दे। अब औरत सम्मोहित हो गई, बोली माता तुम्हारा घर कहाँ है? वो बोली पास ही है, चलो। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अनजान जगह अनजान लोगों के बीच वो सुख का सागर चाहती थी, लेकिन मिला विषैला नाला। वो प्रेम चाहती थी, मिला हवस मिटाने वालों का संग। जो उसे मिलना था नहीं वो नहीं मिला। मायके और ससुराल वालों के मुंह पर कालिख पोंछने का ख्याल करने वाली को मिला तो उल्टा वाला जीवन। अब उसके शरीर पर कालिख और जख्म नजर आते हैं, जिनकी शायद उसके परिवार वालों को भनक भी ना हो। अब ऐसी स्थिति वाली एक कहानी और सुनिए। एक युवक था, कवि था, तो उसके लिए संसार में सबसे सुंदर वस्तु औरत ही थी। कवि लोगों की कविताओं में आपने अक्सर देखा होगा कि औरत के रंग रूप यौवन का ही जिक्र होता है। अपने लिए वो ऐसी ही स्वर्ग की एक अप्सरा की कामना करता था। धीरे धीरे शादी ब्याह की बात होने लगी तो एक जगह विवाह का मामला बन गया और रिश्ता तय हो गया। तो शादी से पहले उसने बड़ी कोशिश की कि होने वाली बहू को देख सके, लेकिन उसके मामा ने कहा कि नहीं मैंने देख रखा है, सब कुछ मामला फिट है और बढ़िया एकदम रूपवती गुणवती सब है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है देखने की, मैं बोल रहा हूँ ना। मामा ने बताया तो ये शादी के लिए राजी हो गया। अब शादी के दिन गांव देहातों की जैसी शादी होती अमूमन वैसी ही शादी थी। रोशनी पहले लाइट होती नहीं थी, तो पेट्रोमैक्स की रोशनी होती थी, तो वैसी ही रोशनी थी, तो बहुत ज्यादा उजाला नहीं था। लेकिन जब दुल्हन मंडप पे आई, बढ़िया सजी संवरी, घूंघट किए हुए, गहने से लदी, और इसके साथ जब बैठी तो इसने जब उसके गोरे गोरे कोमल हाथ देखे, गोरे पैर देखे, तो मन ही मन बहुत खुश हुआ। मतलब इसकी जो चाहत थी अप्सराओं वाली, इसको लगा कि बस सब कुछ हो गया, बीवी ऐसी रूपवती गुणवती मिली है कि जिंदगी मजम कटेगी। बहुत खुश हुआ। अब विदाई सब हो गई। पालकी
रास्ते में एक जगह रोकी गई। तो जब पालकी रोकी गई तो इसका मन हुआ कि लाओ उतर के जाऊं और दुल्हन को एक बार देख आऊं। तो ये निकला अपनी पालकी से, उसकी पालकी तक जैसे पहुंचा तो देख रहा है कि वो पालकी का पर्दा उठाकर बाहर ही झांक रही थी। लेकिन जैसे ही इसने दुल्हन की तरफ देखा, इसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मन ही मन अपने मामा पर इसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि लगा कि अगर अभी सामने होते तो मैं उनका सर फोड़ देता। औरत थी तो गोरी चिट्टी, लेकिन नैन नक्श नहीं थे। अंदर से गनगन आ रहा है, खूब गुस्सा आ रहा है, क्या करूं क्या करूं। अब मन ही मन ये भी सोच रहा है इसमें इसकी क्या गलती थी, इसकी क्या गलती है, मेरे परिवार वालों की गलती है, इसके घर वालों की गलती है जिन्होंने इसके साथ ऐसा किया। लेकिन अब ये भी सोच रहा है कि इसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बीतेगी। मतलब कोई नैन नक्श नहीं, केवल ऐसा लग रहा है जैसे आटे का बूरा। क्या करेगा इसका जिंदगी भर वो। खैर पालकी में बैठा, घर लेके आया, लेकिन अब पहले ही दिन से ये पता लग गया कि इसके साथ रहना नहीं हो पाएगा। कटा कटा रहने लगा। अपने घर वालों को भी खूब सुनाया, मामा को खूब सुनाया, ससुराल वालों को चिट्ठी तक लिख भेजी। अब औरत जो है धीरे भाई, जब औरत को तो पता लग ही जाएगा, जब आप उससे कटने लगेंगे तो उसको तो पता रहेगा ही कि आप क्यों कट रहे हैं। तो एक दिन खाना खाने बैठे थे कवि महाराज, तो बोली कि अब मेरे चलते घर छोड़ दोगे। कर रहता तो हूं। तो बोली कहाँ रहते हो। जब देखो जब बाहर ही रहते हो, घर में तो नहीं रहते हो। तो बोला अरे काम धंधे के चक्कर में आजकल भाग दौड़ बहुत करनी पड़ रही है। खैर अब धीरे धीरे बाहर रहने लगा तो बाहर की आदतें लग गई। खाना पीना, उठना बैठना, औरतों का संग सब शुरू हो गया। जब ऐसी चीजें शुरू हो जाती हैं तो कुछ दिन तक तो अच्छी लगती हैं, उसके बाद ऐसी चीजें आपके शरीर को बनाती नहीं है, बिगाड़ती हैं। इस बीच क्या हुआ, बीवी बीमार हो गई। अब उसके पास ये पहले भी नहीं आता था, बीमार पड़ी तो आना जाना एकदम ही बंद हो गया। दूसरी तरफ उठना बैठना इतना ज्यादा हो गया था कि उसके चलते भी समय नहीं मिल रहा था। एक दिन ये जनाब कहीं से घूम फिर कर घर आए तो बीवी का मन हुआ कि बहुत दिन हो गए देखे हुए, तो किसी से कह के बुलवा लिया। अब उस दिन इसके मन में भी पता नहीं क्या था कवि महाराज के, इन्होंने भी कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप चले आए खड़े हो गए दरवाजे पे। तो बीवी ने हाथ पकड़ के खींचा, चारपाई बिठा लिया। अब चारपाई जब बिठा लिया तो देख रही है पति का चेहरा एकदम गल गया है, शरीर एकदम गल गया है, आंखों के नीचे काले काले निशान हो गए हैं, धंस गई हैं। तो उसने पूछा कि ये हालत कैसे। तो कह रहा पता नहीं, लगता है कोई गंभीर रोग हो गया है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कह रहा है लेकिन तुम्हारी हालत। जैसे ही बीवी ने इतना बोला, इतने में तो पति जो है छटपटाने लगा जैसे दौरा पड़ गया हो। गिर पड़ा चारपाई पे, मुंह से हचकुर निकलने लगा, बढ़िया झाग लंबा। अब औरत है। जैसे ही पति की यह हालत देखी, उसकी खुद की बीमारी उड़न छू, तुरंत उठकर खड़ी हुई, घर वालों को बुलाया, चिल्लाई, दौड़ी इधर उधर, डॉक्टर बुलवाया गया। इलाज शुरू हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि शरीर के एक अंग की तरफ में लकवा मार गया है। तो चेहरा जो था, चेहरे से लेके पैर तक एक अंग उनका लकवाग्रस्त हो गया। लेकिन बीवी जो है वो डटी रही। अपना दुख दर्द भूलकर, अपनी बीमारी भूलकर उसने पति की ऐसी सेवा की कि महीने ही 1.5 महीने में इनके हाथ पैर चलने लगे। चेहरा भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया। तो एक दिन खड़े होके कवि महाराज अपना चेहरा देख रहे थे। तो चेहरा देख रहे हैं कि आड़ा तिरछा हो गया एकदम। तो बीवी को देख के कहते हैं कि ये भगवान ने मुझे सजा दी है। तो बीवी ने कहा भगवान तुम्हें सजा क्यों देने लगे। तो कहा मैं तुमको कुरूप समझता था तो भगवान ने मुझे कुरूप बना दिया। कहा मुझे तो कहीं से कुरूप नजर नहीं आ रहे हो तुम, मुझे तुम पहले वाले ही दिख रहे हो। अगर तुम चेहरे की बात करो तो मैं तो चेहरा नहीं देखती हूँ, मैं तो तुम्हारा मन देखती हूँ जो पहले की तुलना में बहुत अधिक सुंदर है। तो पति मन ही मन खुश हुआ। अब हुआ क्या कि जब पति बीमार था तो बीवी ने मन्नत मांगी थी कि जब पति ठीक हो जाएगा तो घर में भजन कीर्तन कथा होता जैसे लोग करवाते हैं, तो उसने भजन कीर्तन का माना था कि भजन कीर्तन करवाऊंगी। माना था तो भाई एक दिन घर में भजन कीर्तन शुरू हो गया। अब औरतों की आदत तो आप जानते ही हैं। अब जब आसपास की सहेलियां वहेलियां आई तो एक ने पूछ ही लिया कि सुना है उनका मुंह टेढ़ा हो गया है, अब तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते होंगे। तो उसने कहा नहीं बहन, वो तो पहले से भी बहुत अच्छे हैं, अब कम से कम उनकी आत्मा तो मेरी आत्मा से मिलती है और मुझे वो बहुत पसंद है। अब इधर तो ये बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ वहां मंडली में बाहर ये दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। तो उधर से एक दोस्त ने
टुनकी मारी, कह रहे यार आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का मेला लगा हुआ है, बड़ी सुंदर सुंदर परियां आई होंगी, सुना गली भर के औरतें तुम्हारे यहाँ ही इकट्ठी हो गई हैं, मोहल्ले भर की लड़कियां औरतें सब अंदर ही हैं, लाओ खोल कर देखता हूं। तो उसने जैसे खिड़की खोलनी चाहिए तो इसने रोका, कवि महाराज ने रोक दिया कि नहीं नहीं खिड़की मत खोलो, लेकिन तब तक वो खोल चुका था। तो जब खोल चुका था खिड़की तो देख के कह रहा है यार सब तो ठीक है, ये औरत कौन है जो थाल लेकर खड़ी है, बड़ी कुरूप सी दिख रही है। तो इसने जब उधर देखा तो कहा कि वो औरत कुरूप नहीं है, वही औरत इन औरतों में सबसे सुंदर है। भैया कैसी बात करते हो, देख नहीं रहे उसका चेहरा? कह रहा उसके चेहरे की तरफ मत देखो, उसकी आत्मा देखो, वो आत्मा से बहुत सुंदर है। तो जब दोस्त ने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो उसने कहा अच्छा यही वो देवी है। मतलब दोस्त भी समझ गया कि यही वो बीवी है जिसने इसको इस अवस्था से, मतलब बीमारी की इस हालत से निकलकर फिर से चलने लायक बनाया है। आपने दोनों कहानियां सुनी, लगभग एक जैसी हैं और एक आधार पर हैं, लेकिन एक जगह समय के साथ सब ठीक हो गया और दूसरी जगह समय नहीं दिया गया तो पहले से भी बदतर हो गया। तो अपराधी मत बनिए, अपराध बोध कराने वाला बनिए, जो नारी की असली शक्ति है।